CSIR नेट दिसंबर 2017 बुकलेट बी का क्वेश्चन नंबर 66। ये है बिजली का झटका। iFly नेट में हम लोग तमाम तरह की टेक्निक्स भी पढ़ते हैं जो हर जगह चैप्टर्स के अंदर इस्तेमाल हुई हैं। इंडीड जब हम लोग मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो मेम्ब्रेन में कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती हैं वो पढ़ते हैं। हम टेक्निक्स के लिए कहीं अलग लेके नहीं आते। टेक्निक्स जहाँ रेलिवेंट है वहीं पर टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं ताकि टेक्निक के साथ में हमें यूज़ दिमाग में फिट हो जाए। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि iFly एक शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीका है। क्वेश्चन है कि एक इंटैक्ट सेल पैच क्लैंप एक्सपेरिमेंट है। ये पैच क्लैंप एक्सपेरिमेंट खास तौर से मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स को देखने के लिए और जो मेम्ब्रेन के अंदर चैनल्स होते हैं उन चैनल्स के फंक्शन को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस क्लैंप में हम लोग किसी चैनल को पकड़ सकते हैं और उस चैनल के फंक्शन को चेक कर सकते हैं। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है मैं इसका एक एनिमेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर रहा हूँ ताकि आप पैच क्लैंप टेक्निक का पूरा एनिमेशन देख सकें। लॉजिक ये है कि अगर हम लोग किसी चैनल को पकड़ते हैं और हम लोग फिर इलेक्ट्रोड को अप्लाई करें सेल के अंदर और सेल के बाहर इस मीडियम में, जो मीडियम हमने पाइपेट के अंदर भरा हुआ है, तो हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं कि ये चैनल खुलता है या नहीं खुलता। और इस तरीके से हमें आइडिया लग जाता है कि ये चैनल सोडियम का है या पोटेशियम का है। बेसिकली ये चैनल्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो भी न्यूरॉन्स में। और इसीलिए इसका जो क्वेश्चन का आंसर है बेस्ट वो है फोर्थ आंसर, वन इलेक्ट्रोड इज अप्लाइड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेनिंग वन और फ्यू आयन चैनल्स एंड वन इलेक्ट्रोड इंसर्टेड इनटू साइटोसोल। क्वेश्चन का जो लॉजिक था करने का वो यही था कि ये आयन चैनल्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और देखिए इन चार ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां हम लोग आयन चैनल्स की बात कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग कर रहे हैं CSIR नेट दिसंबर 2017 बुकलेट बी सेक्शन बी के सवाल। क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33 एंड 34 हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इंडेड मैं ये कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन जितने दिखने में सीधे थे उतने सीधे थे नहीं। ये टेढ़ा मेढ़ा टाइप के क्वेश्चन थे। कुछ एक क्वेश्चन सिंपल भी हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सेलेक्ट अ सेलुलर बॉडी विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर बॉडीज। अब देखिए यहाँ पर चार ऑप्शनों में पी बॉडीज, न्यूक्लियस, कजाल बॉडीज, इंटरक्रोमेटिन, ग्रेन्यूल क्लस्टर्स। हम लोग जब न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक बॉडी है, न्यूक्लियस, साथ में कजाल बॉडीज और इंटरक्रोमेटिन, ग्रेन्यूल क्लस्टर्स। पी बॉडी साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली एक ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। ये प्रोटीन की एक असेंबली है और ये वो जगह है जहाँ पर माइक्रो आरएनए के द्वारा मैसेंजर आरएनए का डिग्रेडेशन किया जाता है। तो पी बॉडी एकमात्र ऐसी चीज़ है इनमें से जो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जंक्शन विच टीथर साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स इनसाइड द सेल्स आर नोन एज। अब ये कह रहे हैं कि ऐसे जंक्शंस हमें बताने हैं जो साइटोस्केलेटल सिस्टम में आते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, एक्टिन्स, जो उनके साथ इंटरेक्ट करता हो सेल के अंदर। और यहाँ ऑप्शंस हैं एंकरिंग जंक्शंस, ऑक्लूडिंग जंक्शंस, चैनल फॉर्मिंग जंक्शंस और सिग्नल रिलीजिंग जंक्शंस। पता है मुझे लगता है ये क्वेश्चन गलत है। शायद अगर इस क्वेश्चन में ये पूछते कि विच डू नॉट तो ज़्यादा आसान होता आंसर देना। एंकरिंग जंक्शन को हम लोग एडहेरेंट जंक्शंस के रूप में जानते हैं या डेस्मोसोम्स भी हम लोग इसमें काउंट कर सकते हैं। तो एडहेरेंट जंक्शंस जो होते हैं वो एक्टिन फिलामेंट से बाउंड होते हैं, तो डेस्मोसोम जो होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट से इंटरेक्ट करते हैं। टायर्ड जंक्शंस को हम लोग ऑक्लूडिंग जंक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये ऑक्लूडिन प्रोटीन्स के बने होते हैं और ये भी आपके एक्टिन फिलामेंट से बाउंड होते हैं। तो फिर एक ऑप्शन कैसे पिक कर सकते हो आप? एंकरिंग जंक्शन और ऑक्लूडिंग जंक्शन दोनों है। चैनल फॉर्मिंग जंक्शन जो है ये एक गैप जंक्शन है और ये साइटोस्केलेटल सिस्टम के प्रोटीन से इंटरेक्ट नहीं करता। ये दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है। सिग्नल रिले जंक्शंस जो होते हैं यहाँ भी हमें देखने को मिल सकता है कि साइटोस्केलेटन सिस्टम अटैच्ड हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता कि यहाँ कौन सा नहीं है तो ज़्यादा अच्छा आंसर था। इन्होंने पूछा हुआ है विच जंक्शन विच टीथर साइटोस्केलेटन फिलामेंट, तो इसलिए ये सबसे सॉलिड डाउटफुल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1, 2 पक्का है, फोर्थ हो सकता है, थर्ड बिल्कुल नहीं हो सकता। आई होप जिन्होंने भी यहाँ क्वेश्चन मारे होंगे शायद उन सबको नंबर मिलने वाले हैं। देन क्वेश्चन नंबर 32, which one of the following is a group of signaling molecule that act as morphogens during development of organisms and its effects are mediated through a receptor patched and its binding partner smoothened। एग्जाम्स जस्ट कुछ दिन पहले सभी के लिए एक वीडियो अपलोड किया गया था हैजहॉग सिग्नलिंग का और ये हैजहॉग सिग्नलिंग की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोटीन्स with cytoplasmic domains having tyrosine kinase activity do not act as। देखिए जब हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक डोमेन जहां पर टायरोसिन काइनेज है तो एक्चुअली में बात कर रहे होते हैं हम लोग रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज RTK। EGF, PDGF और इंसुलिन ये सभी के सभी RTK पाथवे के द्वारा सिग्नलिंग करते हैं, ट्रांसफेरिन नहीं करता। इंडीड RTK सिग्नलिंग में जो इस्तेमाल होंगे वो NGF, PDGF, FGF
EGF, इंसुलिन, ये सब चीज़ें हैं जो आरटीके के द्वारा सिग्नलिंग करती हैं। ज़्यादातर ग्रोथ फैक्टर्स ये करते हैं आरटीके के द्वारा, और ज़्यादातर साइटोकाइंस ये करते हैं आपके काइनेज वाली कहानी है, वहाँ भी टायरोसिन काइनेज वाली, लेकिन जो पाथवे का नाम है वो है जैक-स्टेट। ड्यूरिंग यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस, स्ट्रेस कंडीशंस रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक काइनेज। यूकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस में जब कभी स्ट्रेस पड़ेगा तो कुछ स्पेसिफिक काइनेज एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये काइनेज एक्टिवेट होकर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स का फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं, जो ट्रांसलेशन के इनिशिएशन में इन्वॉल्व होते हैं, IFs कह दीजिए, और ये इनके ऊपर फॉस्फेट लगा रहे हैं, और इस फॉस्फेट लगाने की वजह से जो आपके मैसेंजर RNA से प्रोटीन बनने वाली कहानी है वो हॉल्ट हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। अब इनमें से कौन सा है? मैं ये बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन सबसे नालायक क्वेश्चनों में से एक था, क्योंकि रियली में कम ऑन यार, कौन इतना डिटेल में जाकर के पढ़ता है? ये तो ऐसा हो गया जैसे कि रियली में इतने दिन से मैं भी पढ़ रहा हूँ चीज़ों को, बट इतने बारीक लेवल पर जाकर के बात करना ये थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग था, जबकि आम टेक्स्ट बुक में आम चैप्टर्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती। अब देखिए, खुद याद कीजिए, क्या ट्रांसलेशन में आपने कभी इतने डिटेल में बात करी है कि जो आपका EIF2 भी है उसकी अल्फा सब यूनिट के ऊपर फॉस्फेट लगाया जाता है? बट क्वेश्चन यही था, तो इसका जो आंसर था वो था EIF2 अल्फा, जिसके फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस काम करना बंद करता है। हम यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, जो एमटोर पाथवे है, एमटोर पाथवे में EIF4E को इनहिबिट किया जाता है, लेकिन काइनेज एंजाइम के द्वारा नहीं, एक बाइंडिंग प्रोटीन होता है BP, उसके द्वारा इसको काम करने से रोकते हैं। ये इंटरेस्टिंग था एक्चुअली, और ये क्वेश्चन मुझे ये भी कहने के लिए मजबूर करता है कि क्या हम कभी एक्चुअली में किसी दिन इस लायक बन सकते हैं कि 145 क्वेश्चन के 145 हम जो चाहें वैसा जैसा करना चाहें वैसे कर सकें? नहीं। इसलिए मैं कभी CSIR एग्जाम के साथ कोई जिद नहीं लड़ाता। मैं कहता हूँ कि हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जिसे पढ़ करके बहुत ज़्यादा गए और उसमें से एक क्वेश्चन भी हमारे सामने वहाँ रखा हुआ नहीं आया, और उस टाइम पता दिल टूट जाता है हमारा, बहुत जोर पड़ता है यार। बट यही तो कलाकारी है। एग्ज़ाम सिर्फ इस बात का नहीं है कि तुम्हें कितना आता है, एग्ज़ाम इस बात का कि तुमने अपनी नर्व्स पे कंट्रोल कितना किया। क्योंकि अगर तुमने अपने घुटने टिकाए तो उसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं जो तुम कर भी सकते थे, तुम इतने डिप्रेशन में आ गए हो, तुम्हारा इतना दिल टूट गया है कि अब तुम वो क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल फ्यूज उड़ गया है उसका। तो अब करना क्या है ऐसे टाइम पर? ऐसे टाइम पे माइंड को बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है, और ये चीज़ें कंटिन्यूटी में आती हैं जो हम लोग iFly के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। CSIR नेट दिसंबर 2017 बुकलेट बी का क्वेश्चन नंबर 131 है ये। इंडिड ये क्वेश्चन कहता है ऑर्किड्स के बारे में। ऑर्किड्स ऑफ द जीनस Cryptostylus are known to maintain reproductive isolation because their flowers look and smell like females of the wasp of genus Lysopimpla. When the male wasp visit and attempt to mate with the flower, the shape of the anther and stigma allows correct placement and transfer the pollens to the wasp. Indeed, ये कहानी तो डाल डाल में पात पात वाली कहानी है। देखिए, इंटरेस्टिंगली हम लोग इंसेक्ट्स और प्लांट्स को कुछ कोरिलेट तो करते हैं, बट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भूल जाते हैं कि इवोल्यूशन में प्लांट का इवोल्यूशन और इंसेक्ट का इवोल्यूशन ये एक दूसरे के आगे पीछे है। काफ़ी सारे एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें प्लांट्स ने इवॉल्व किया है इंसेक्ट्स के अकॉर्डिंग और इंसेक्ट्स ने इवॉल्व किया है प्लांट के अकॉर्डिंग। ऑर्किड्स इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन में नहीं उगते। आमतौर पर ये प्लांट्स किसी दूसरे पेड़ के ऊपर उगते हैं और उनके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है ये ऑर्किड की प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं है, ये है ऑर्किड और इंसेक्ट का रिलेशन। इंडिड ऑर्किड्स के जो फ्लावर्स हैं इनमें से कुछ फ्लावर्स के डिज़ाइन और स्ट्रक्चर इस तरह के हैं कि कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स को लगता है कि ये उनकी फीमेल हैं और वो उनसे मेटिंग करने के लिए उन फ्लावर के पास जाते हैं। स्ट्रक्चर इस तरह का है कि केवल एक पर्टिकुलर स्पीशीज का इंसेक्ट ही वहां अंदर आ सकता है। इसी स्पीशीज, इसी इंसेक्ट की कोई दूसरी क्लोज स्पीशीज अगर इस फ्लावर के अंदर जाना चाहेगी तो वो जा नहीं पाएगी क्योंकि जगह और साइज इतना छोटा है, और इसीलिए मैकेनिकल आइसोलेशन हो जाता है। दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकती और ये इंश्योर हो जाता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्किड के पोलन ग्रेन इसी पर्टिकुलर ऑर्किड की दूसरे किसी प्लांट के पास जाके फर्टिलाइज करेंगे, क्योंकि ये इंसेक्ट इस तरीके से मान लो कि ये डिज़ाइन ही इसलिए हुआ है कि केवल ये इस पर्टिकुलर स्पीशीज के ऑर्किड्स को पॉलिनेट कर सके। ये बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है मैकेनिकल आइसोलेशन थ्रू मिमिक्री का। इंडियड यहाँ जो उन्होंने पूछा हुआ है दिस प्री जाइगोटिक बैरियर दैट प्रिवेंट इंटर स्पीशीज क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ क्रिप्टोस्टाइलिस इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय। तो ये मैकेनिकल आइसोलेशन है क्योंकि जो स्ट्रक्चर है फ्लावर का वो इस तरह का स्ट्रक्चर है कि वो मिमिक्री कर रहा है कि ये फीमेल इंसेक्ट है उस पर्टिकुलर स्पीशीज का, लेकिन अगेन वहाँ वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए दूसरा कोई इंसेक्ट आ नहीं सकता। CSIR नेट दिसंबर 2017 बुकलेट बी का क्वेश्चन नंबर 54 और ये क्वेश्चन है हिट एंड रन टाइप का। क्यों? टाइम मत लगाओ, जस्ट देखो, अटैक करो और भाग जाओ। देखते हैं कैसे।
उसके लिए हमें चीता बनना पड़ेगा पहले, और चीते की तरह हमें उस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान से देखना होगा कि किस जगह हमें अटैक करना, कौन सी बात ऐसी है जिस बात की वजह से ये क्वेश्चन हिट एंड रन बन जाता है। इंडियड यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फेजेस आर कलेक्टेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड ई कोलाई डोनर स्टेन। ई कोलाई का स्टेन लिया है जिसमें सिस नेगेटिव, ल्यू नेगेटिव एंड थ्री नेगेटिव। इसका मतलब पता है क्या है कि सिस्टीन अमीनो एसिड को जो एंजाइम बनाते हैं, ल्यूसिन अमीनो एसिड को बनाने वाले जो एंजाइम्स हैं, थ्रेओनिन अमीनो एसिड को बनाने वाले जो एंजाइम्स हैं, उनकी जीन्स इसके जीनोम में अवेलेबल हैं इसी कोलाई के अंदर। दूसरा जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट में ये तीनों ऑपरॉन्स गायब हैं, और फिर इन्होंने आपस में काम किया है कि रेसिपिएंट पॉपुलेशन में डीएनए आ जाए फाज इन्फेक्शन के थ्रू। तो ये ट्रांसडक्शन नाम की प्रोसेस होती है। अब मज़ेदार बात यह है कि जब हम इन क्वेश्चनों को सीखते हैं करना, तो हम जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये प्लस माइनस इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पूछा हुआ है कि काफ़ी सारी कॉलोनीज ग्रो की जब हमने ट्रांसडक्शन करा दिया। तो ट्रांसडक्शन का मतलब ये कि हमने एज्यूम कर लिया कि जो डोनर बैक्टीरिया था, उस डोनर बैक्टीरिया में से कुछ डीएनए वायरस के थ्रू निकल करके हमारी रेसिपिएंट सेल में चला गया, और अगर रेसिपिएंट सेल में एक जीन है खराब और वही जीन की दूसरी कॉपी है सही, तो भाई हेट्रोजाइगस कंडीशन है। बैक्टीरिया में इसको हम मीरोजाइगोट्स कहते हैं, पार्शियल डिप्लॉयड। और मीरोजाइगोट कंडीशन में जब एक जीन डिफेक्टिव हो और उसकी काउंटर कॉपी अवेलेबल हो सही वाली, तो उसका इफेक्ट वापस देखने को मिल जाता है। बैक्टीरिया उस सही वाली जीन से अपना काम चला लेता है। इन्होंने इसको मिनिमल मीडियम पे डाला है जिसमें ल्यूसिन एंड थ्रेओनिन है। गौर कीजिए, ल्यूसिन मीडियम, मिनिमल मीडियम वो होता है जिसके अंदर हमने चीज़ें नहीं डाली हैं। म्यूटेंट बैक्टीरिया इसके ऊपर ग्रो नहीं करते, लेकिन हमने ल्यूसिन डाल दिया है, थ्रेओनिन डाल दिया है, ठीक है। लेकिन याद रखिए इसमें हमने सिस्टीन नहीं डाला है, और यही है हिट एंड रन। तो यहाँ जितनी भी कॉलोनी ग्रो होंगी, कॉलोनी केवल वो ग्रो कर सकती है यहाँ पर जिन्हें सिस्टीन की जरूरत नहीं है, और सिस्टीन की जरूरत किन्हें नहीं होगी, जिनके सिस्टीन की जीन पॉजिटिव हो चुकी है। यानी कि तीनों ऑप्शन में केवल सिस्टीन चेक कर लीजिए, सिस्टीन पॉजिटिव, सिस्टीन पॉजिटिव, सिस्टीन पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, और यही है हमारा आंसर। CSIR नेट दिसंबर 2017 बुकलेट बी सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 113। ये क्वेश्चन बैक्टीरियल जेनेटिक्स और उसी के साथ रिलेटेड कैलकुलेशंस को लेकर के है। जेनेटिक्स की एक काफ़ी बड़ी किताब है, करीब 1200-1300 पन्ने के आसपास, अगर मुझे कोई इंटरनेशनल राइटर की किताब पढ़नी है। और उसमें से एक चैप्टर है जो बैक्टीरियल जेनेटिक्स के बारे में बात करता है। आई फ्लाई में हम लोग उस एक चैप्टर में से सिर्फ वो पार्ट कवर करते हैं जो पार्ट हमारे नेट के एग्ज़ाम में सबसे कॉमनली आता है और नियरली हर एग्जाम में देखने को मिलता है। उस चैप्टर को करते हुए हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग बैक्टीरियल जेनेटिक्स में क्रोमोसोम की मैपिंग को लेकर के हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, केवल प्लस एंड माइनस और थोड़ी सी अक्लमंदी। क्वेश्चन नंबर 113, द फॉलोइंग टेबल शोज मैपिंग डाटा फ्रॉम 3 इंटरप्ट मेटिंग एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग 3 डिफरेंट HFR स्ट्रेन्स एंड F नेगेटिव स्ट्रेन्स। जिन बैक्टीरिया के पास F प्लाज्मिड होता है वो अपना DNA दूसरे बैक्टीरिया में डाल सकता है कंजुगेशन के थ्रू। जो सेल ये काम कर सकती है उसे हम HFR कहते हैं, और जिस सेल के पास F प्लाज्मिड नहीं होता उसे हम कहते हैं F नेगेटिव। आमतौर पे ये एक्सपेरिमेंट हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं और ये कम्प्लीमेंटेशन के साथ भी आता है। और जो बैक्टीरियल जेनेटिक्स के अंदर हम लोग बात करते हैं कि जीन का ट्रांसफ़र, हम उसका जिक्र करते हैं इसमें। और हम लोग आमतौर पे जीन मैपिंग के लिए ये स्टोरी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग आई फ्लाई के लिए जो सिलेबस अपना पढ़ते हैं उसके अंदर हम लोग इन क्वेश्चन को करते हैं, और इंडियड यकीन मानो बैक्टीरियल जेनेटिक्स में से हम लोग केवल यही करते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि भाई ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है, या तो प्लस माइनस करके या मिनट्स के साथ। ये मिनट्स टाइम को इंडिकेट कर रहे होते हैं कितनी देर लगी जीन को जाने में। तो इंडियड अगर मैं इसी की बात करूं और इस टाइम के बेस पर डाटा इकट्ठा करने की कोशिश करूं, तो हम लोग कर सकते हैं कि ये टाइम इंडिकेट कर रहा होता है कि कंजुगेशन के कितने मिनट के अंदर कौन सी जीन गई। तो जैसे मैं HFR1 की बात करूं, तो HFR1 वाले केस में जहां भी ये प्लाज्मिड जीनोम में जोड़ा होगा, तो वहाँ से जो जीन उठाई है इसने विदिन 6 मिनट, इसने पहले 6 मिनट के अंदर जो जीन ले गया है वो है E। फिर उसके बाद 24वें मिनट तक पहुँचते उसने जीन F भी पहुँचा दी है। 34वें मिनट तक पहुँचते हुए जीन C भी दूसरे बैक्टीरिया को दे दी है। 49 मिनट तक पहुँचते हुए उसने जीन D भेज दी है, और 54 मिनट तक करते करते उसने जीन B भी इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ छूटते मुझे इतना मालूम पड़ जाता है कि जो भी ये मेरा क्रोमोसोम है, उस जीन पर मेरी जहाँ जीन है उसके बाद मेरी जीन F है, फिर मेरी C है, फिर मेरी D है, और फिर मेरी B है। यहाँ तक कि इन जीन के बीच का डिस्टेंस ही मालूम पड़ जाता है। जैसे अगर तुम इन मिनट्स को रिड्यूस कर दो एक दूसरे से, बड़े वाले मिनट से छोटे वाले मिनट, 24 में से 6 गए,
तो मेरे पास जो है 18 मिनट है। तो ई और एफ के बीच में 18 मिनट का डिस्टेंस है। एफ और सी के बीच में 10 मिनट का, सी और डी के बीच में 15 मिनट, और डी और बी के बीच में 15 मिनट। बैक्टीरियल जेनेटिक्स में एक इंटरप्ट मीटिंग करके एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें दो बैक्टीरिया आपस में कंजुगेट करके एक बैक्टीरिया अपने डीएनए की कॉपी बना करके दूसरे बैक्टीरिया में भेज सकता है। इंडीड होता क्या है कि जैसे बैक्टीरिया क्रोमोसोमल डीएनए है, तो जो बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिन पाया जाता है वो अपने आप को उस क्रोमोसोमल डीएनए में जोड़ सकता है, तब इसे हम एचएफआर कहते हैं इस जगह को। और इसके आसपास की जो जीन्स हैं बैक्टीरिया की, वो जीन्स जब भी कभी एचएफआर यहाँ से निकल करके अपनी कॉपी बना करके दूसरे बैक्टीरिया में जाना चाहेगा तो वो बैक्टीरिया की भी जीन उठा लेता है। हम लोग जब भी बैक्टीरिया क्रोमोसोम्स को जीन में मैप करना चाहते हैं तो आमतौर पर हम लोग 100 मिनट के स्केल पे काम करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि बैक्टीरिया की सारे जीन्स को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाने में अगर हम एचएफआर फ्रीक्वेंसी वाली कहानी का इस्तेमाल करें तो 100 मिनट में सारी जीन ट्रांसफर हो जाती हैं। तो जो पूरा क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का, उसका मैप हम लोग 100 मिनट में नापते हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि ये मिनट जो है टाइम के लिए होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया क्रोमोसोम में जीन के डिस्टेंस नापने के लिए भी होते हैं। अब जो आपके पास एक्सपेरिमेंट दे रखा है, अगर मैं उस एक्सपेरिमेंट की बात करूँ तो उस एक्सपेरिमेंट में जो HFR1 है, HFR1 का मतलब है ये एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है 1 मान लीजिए, और ये प्लाज्मिड है F प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में किसी जगह पर जुड़ रहा है। जहाँ से ये जुड़ रहा है वहाँ से विदिन 6 मिनट ये पहले जीन उठाता है जिस जीन का नाम है E। अगर कंजुगेशन को रहने दूँ, मैं इंटरप्ट ना करूँ, तो 24 मिनट के अंदर ये एक जीन और पहुँचा सकता है जिसका नाम है F। कंजुगेशन को ब्रेक ना करूँ, कंटिन्यू रहने दूँ, तो 34 मिनट पर ये जीन ले जाएगा C, 49 मिनट पर ये जीन ले जाएगा D, और 54 मिनट पर ये जीन ले जाएगा B। तो इस तरीके से मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि कौन सी जीन किसके बाद है। बट वैसे अगर मैं मिनट्स की बात करूं, जैसे सपोज करो कि अगर तुम्हारे सामने एक ट्रेन है और तुम यहाँ खड़े हुए हो, तो जब ये ट्रेन तुम्हारे सामने से गुजरेगी तो तुम अपनी घड़ी में टाइम दे सकते हो। तो जैसे ही तुम्हारी ट्रेन ने सामने से गुजरना शुरू किया तो पहले तो पहला डिब्बा गुजरेगा ना, उसके बाद दूसरा डिब्बा आएगा। तो तुम घड़ी में टाइम देख करके बता सकते हो कि भाई अगर तुमसे कोई कहे कि 3 सेकंड में डिब्बा नंबर 1 गुजरा है और 4 सेकंड में डिब्बा नंबर 5, तो बट वैसे डिब्बा नंबर 4 के बाद डिब्बा नंबर 5 है। इंडीड इस एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल हम जब क्लास में पढ़ते हैं अपने, तो हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये कैसे काम होता है। बट फिलहाल इसको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस कितना है ये निकालने के लिए मैं 24 में से 6 माइनस कर दूँ, तो जो मेरा टाइम बचेगा वो दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस है। जैसे 24 में से 6 माइनस करने पर मेरे पास जो डिस्टेंस बचा वो है 18। सिमिलरली अगर मैं 34 में से 20 माइनस कर दूं तो मेरे पास है 10 मिनट, और 49 में से अगर मैं 34 माइनस कर दूं तो मेरे पास है 15, और अगर मैं 54 में से 49 माइनस कर दूं तो मेरे पास है 5। अब मैं एक क्रोमोसोम पर इन जीन्स को ला सकता हूं और इनका डिस्टेंस दे सकता हूं। तो जहाँ भी मेरा HFR है, HFR1, उससे 6 मिनट की दूरी पर मेरी जीन है E। फिर उससे 18 मिनट की दूरी पर मेरी दूसरी जीन है जिसका नाम है F। फिर ऐसे ही C जो कि 10 मिनट की दूरी पर है, ऐसे ही D जो कि 15 मिनट की दूरी पर है, और ऐसे ही B जो कि 5 मिनट की दूरी पर है। इसी एक्सपेरिमेंट में से मैं अगर दूसरा डाटा निकाल लूँ, जो मेरा सेकंड डाटा बोल रहा था वो था HFR2। 1 मिनट पे मेरी जीन B, 6 पर D, 21 पर C, 31 पर F और 63 पर। तो यहाँ भी हम लोग इन दोनों की इनके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। B और D के बीच में 5 मिनट, D और C के बीच में 15 मिनट, 10 मिनट, और इन दोनों के बीच में है 32 मिनट्स। अब यहाँ मैप देखिए, B कहाँ है हमारे मैप के ऊपर, B यहाँ पर है। B के बाद जो है वो है D। तो यानी कि पहली बात जो मेरा HFR2 है वो इस जगह पर है, और वो जो जीन लेके जा रहा है वो इस डायरेक्शन से है। तो पहली जीन उसने उठाई है B, 5 मिनट की दूरी पर है D, फिर है C 15 मिनट की दूरी पर, फिर है F 10 मिनट की दूरी पर, फिर है मेरे पास G 32 मिनट की दूरी पर है। तो F में 18 और 6 तो हो ही गए थे मेरे, 18 से 24, मुझे 32 मिनट दूर लेके जाना है इससे 32 मिनट की दूरी पर। तो मेरे पास यहाँ पर मेरी G जीन अवेलेबल है। थर्ड एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं इनका। थर्ड एक्सपेरिमेंट में HFR है 3, तो जहाँ भी कहीं पर ये है 4 मिनट, 19 मिनट, 29 मिनट, 47 मिनट और 61 मिनट।
तो 4 मिनट पे उसने जीन ट्रांसफ़र करी है डी, फिर सी ट्रांसफ़र की है, फिर ट्रांसफ़र की है उसने एफ, फिर की है ई, और फिर की है उसने जी। इनके बीच में डिस्टेंस जो है 15 मिनट का, 15 मिनट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 10 मिनट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 18 मिनट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 14 मिनट। तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट में मुझे मालूम पड़ चुका था कि ये जो डिस्टेंस है 32 मिनट का है। 18 और 6 24, 24 अगर आप 32 में से माइनस कर दोगे तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये है आपका 8। अब मैच करते हैं। डी का है हमारे पास, डी है मेरे पास ये, डी से सी के बीच में 15 मिनट की दूरी है, करेक्ट। सी से एफ के बीच में 10 मिनट की दूरी है, करेक्ट। एफ से ई के बीच में 18 मिनट्स, और ई से जी के बीच में 14 मिनट। 8 और 6 14। तो इस सब डाटा के बाद अब जो मेरे सामने नक्शा तैयार है, ये नक्शा है कि मेरे पास जीन जी है, मेरे पास ई, एफ, सी, डी और बी। ई और जी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 8। ई और एफ के बीच में जो डिस्टेंस है 14। ई और एफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 18। एफ और सी के बीच में डिस्टेंस है 10। सी और डी के बीच में है 15। डी और बी के बीच में है 5। अब इसके बेस पर हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जबकि हम लोग मैप बना चुके हैं तो अब हम इस मैप से मैच करते हैं। द फॉलोइंग आंसर्स आर डिराइव्ड इन द ऑर्डर ऑफ जीन इज। जीन का ऑर्डर क्या हुआ? ई जी बी डी, ई जी बी डी सी एफ, सी एफ। तो जीन का ऑर्डर तो ए वाला ही ठीक है। डिस्टेंस कितना है? एफ और जी। आपका एफ यहाँ है और जी यहाँ है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 18 + 14 मिला करके 32, ठीक है। बिटवीन एफ एंड बी इज़ 13 मिनट। एफ और बी के बीच में, एफ और बी, तो एफ और बी के बीच में है 10, 25 और 5 30। तो ये भी ठीक है। जो डी ऑप्शन कह रहा था वो है सी और ई के बीच में 28 मिनट। सी और ई के बीच में है 10 और 18 28, ठीक है। ये तो बी और सी के बीच में 20 मिनट। बी और सी के बीच में 10 मिनट नहीं है, ये 20 मिनट का डिस्टेंस है। बी और सी के बीच में 20 मिनट। तो डिस्टेंस मेरा ये भी ठीक है। ये जो ए वाला पार्ट था, बी वाला पार्ट है, सारी कहीं ऑप्शन में है भी नहीं। तो इंडियट मेरे पास ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो इसका आंसर जो है नो डाउट कि ये ए सी डी है। इस क्वेश्चन को मैंने क्योंकि आपको कंप्लीट सॉल्व करना सिखाया है इसलिए इतना टाइम लगा है। अदरवाइज़ जब आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए हार्डली 3 मिनट या 4 मिनट के आसपास लगते हैं। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ नहीं आती है और मेरा काम है आपको ये समझाना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्यों था। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आई है तो अपने वीडियो को पॉज करके और अपने हाथ से अपने कागज़ के ऊपर ड्रॉ करके एक एक बात को समझ करके कीजिएगा। तो ये अपने आप में ये एक कंप्लीट लेसन है कि हम लोग कैसे मैपिंग करते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हो, जहाँ आप अटके हो कि हम लोगों ने काम कैसे किया या जो मैंने टर्म्स इस्तेमाल किए हैं मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ इन्फॉर्मेशन। याद रखिएगा कि यहाँ जो भी हम गलती कर रहे हैं और जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, हम जितना सीखेंगे हम उतना आगे अच्छा करेंगे। तो क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपको ये लगा होगा कि शायद इसमें टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन याद रखिए अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है हम लोग के साथ, हम लोग की स्काइप क्लास पर, व्हाट्सअप के साथ, तो इस तरह के क्वेश्चन आप इतनी बार कर चुके होते हैं और इस तरह के डाटा को इतनी बार आप हैंडल कर चुके होते हो कि इस टाइम एग्जाम में इस डाटा को हैंडल करने में आपको 3 मिनट या 4 मिनट के आसपास लगते हैं, और तब मुझे ये श्योर 4 नंबर मेरे हाथ में आ जाते हैं। इस डाटा का एडवांटेज ये है, देखिए 145 क्वेश्चन हमें कभी नहीं करने होते एग्जाम में। 145 में से हमें 75 ही क्वेश्चन करने हैं, और जिसमें से जो सी सेक्शन है वो बड़ा क्लासिकल और बड़ा मज़ेदार सेक्शन है। उसमें से 25 ऐसे क्वेश्चन पिक करना जो मेरे काम के हों, जो आसानी से हो जाएं, यही तो कलाकारी है। और यही कलाकारी हम लोग iFly में सीखते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो हम लोग के साथ, व्हाट्सएप पर जुड़े रह सकते हो। जिस दिन भी आप हमें ज्वाइन करोगे उस दिन से लेकर के और एग्ज़ाम के दिन तक, इंडीड एग्ज़ाम के बाद तक भी हम लोग आपके साथ रहते हैं, आपको गाइड करने के लिए हमेशा, ताकि हम लोग आपको सही रास्ता दिखा सकें कि एग्ज़ाम कैसे करना था, क्या करना है और किस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाए। रूटीन क्लासेस का टाइम काफ़ी कम है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो। हम लोग तो तैयार हैं, हम लोग तो मेहनत करने के लिए आपके लिए ही हैं। ये क्लास ज्वाइन करने का जून 2018 के लिए एक परफेक्ट टाइम है। इस टाइम हमने ताज़ी गलतियाँ की हैं, हम सीख सकते हैं अभी इस टाइम, अपनी गलतियों को सही कर सकते हैं। और जब हम चोट खा के आए होते हैं तो वही टाइम बेस्ट होता है जब हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन करें। रूटीनली देखिए स्टूडेंट्स कॉमनली ये गड़बड़ भी करते हैं
कि एग्जाम होने के फौरन बाद रिलैक्स हो जाते हैं, हो गया एग्जाम, और चाहे उन्हें रिजल्ट का पता हो तब भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जी हमारा रिजल्ट कैसा आने वाला है। बट रियलिटी ये है कि एग्जाम जिस दिन हम देख के आए हैं उसी टाइम से नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। देखो, एग्जाम प्रिपरेशन जब तक नहीं रुकेगी जब तक कि आपके हाथ में रिजल्ट ना आ जाए। अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे 9013902981 पर मैसेज ड्रॉप, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कराता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बहुत आसान है। इंडीड आप मुझे saplingeduTech@gmail.com पर भी मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। और हमेशा याद रखिए कि हम लोग आपकी लाइफ में एक ऐसे कैटलिस्ट हैं जो काम अपने आप आपको करने में टाइम लगता है वो काम हम लोग आपको करा देते हैं। एंजाइम और हमें फ़र्क भी है। देखिए, एंजाइम कई बार रिवर्सिबल डायरेक्शन दिखाते हैं, पर हम लोग डायरेक्शनल हैं, डायरेक्शनल टुवर्ड योर सक्सेस। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो फेसबुक पर और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी के साथ, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको मालूम पड़ जाए कि नया वीडियो आ गया है। थैंक यू।